आप सबका हार्दिक स्वागत है चार क्लासेस नैनी में। मैं अंजनी तिवारी आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 13 अमीन्स। अब बेटा आपके एनसीईआरटी बुक में ये दिया होगा नाइट्रोजनस कंपाउंड के रूप में, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा कि जो अमीन्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। और इनका नाम अमीन कैसे पड़ा है तो ये आपको ध्यान देना है। अमीन्स आर जनरली अमोनिया डेरिवेटिव। क्या कहा जा रहा है कि अमीन्स आर अमोनिया डेरिवेटिव, यानी अमीन का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, अमोनिया से। अब बेटा एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो अमीन्स होते हैं इनमें अमोनिया का एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन या तीन हाइड्रोजन हटकर अगर एल्किल या एरिल, एल्किल और एरिल ग्रुप से कंबाइन कर जाए, कहने का मतलब क्या है, इफ द सब्स्टिट्यूटिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड विद अटैच विद एल्किल और एरिल, दैट इज नोन एज अमीन। अब बेटा इनमें जो अमीन होता है इसको हम कैसे समझते हैं, कहा यह जा रहा है कि जो अमोनिया है अगर बेटा इससे एक हाइड्रोजन हट गया तो क्या बना, NH2। अगर NH2 के साथ कौन जुड़ा है, एक R या एक AR, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अमीन। अब बेटा इनमें जो एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप होते हैं इनके नंबर पर, यानी नंबर कैसा नंबर, जो नाइट्रोजन से डायरेक्ट अटैच हो। किससे डायरेक्ट अटैच हो बेटा, नाइट्रोजन से। अगर एक नाइट्रोजन है इससे दो हाइड्रोजन और एक R डायरेक्टली अटैच है तो इसे हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री। अगर दो एल्किल ग्रुप अटैच हैं किससे, नाइट्रोजन से, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये भी हमारा क्या होता है, एल्किल। लेकिन अगर हमारे साथ कितने नाइट्रोजन पे एल्किल ग्रुप हैं, 3, तब अब बेटा यहाँ कैसे समझेंगे, तो जिनके पास एक एल्किल ग्रुप हो इसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 डिग्री। जिसके पास 2 होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, 2 डिग्री। और जिसके पास 3 होते हैं उसे क्या बोलते हैं, 3 डिग्री। अब ऐसे समझना है कि अगर एक हाइड्रोजन हट रहा है तो 1 डिग्री, अगर 2 हाइड्रोजन हट रहा है तो उसे क्या कहेंगे, 2 डिग्री, अगर 3 हाइड्रोजन हट रहा है तो क्या बोलेंगे, 3 डिग्री। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा इनमें जो होता है आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं क्या लिखा है कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स आर रिस्पेक्टिवली आर गिवन बिलो। ये बताया जा रहा है कि आप देख सकते हैं NH2 1 डिग्री, NH 2 डिग्री, N क्या है, 3 डिग्री। कहने का मतलब है कि एक हाइड्रोजन हटा, एक एल्किल और एरिल ग्रुप ऐड हो गया तो ये क्या बना रहा है, 1 डिग्री। अगर 2 हाइड्रोजन हटकर 2 एल्किल और एरिल ग्रुप जुड़ रहे हैं तो वो क्या है, 2 डिग्री। अगर यही काम 3 हाइड्रोजन के साथ हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, 3 डिग्री। ये बात क्लियर। अब बेटा आपको ये थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। थर्ड पॉइंट में क्या दिया है कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन। कहा यह जा रहा है कि जो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन है ये क्या नहीं कराता, 2 और 3 डिग्री अमीन्स प्रिपरेशन। यानी गैब्रियल थैलामाइड हमेशा क्या बनाता है, 1 डिग्री अमीन। यानी बेटा आपसे पूछ लिया जाए कि इन विच कंडीशन ओनली 1 डिग्री अमीन आर पॉसिबल, देन दैट इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ये बात क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या है बेटा जो आपको समझना है, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन क्या करता है, गिव्स 1 डिग्री अमीन, क्या देता है, 1 डिग्री अमीन हैविंग 1 कार्बन एटम लेस देन पेरेंट प्राइमरी अमाइड। यानी ये क्या करता है, 1 डिग्री अमीन बनाता है। लेकिन एक चीज आपको क्या ध्यान देना है कि जो अमाइड होता है उससे अमीन बनता है, तो यहाँ पर जो अमीन बनता है इसमें से अमाइड, अमाइड और अमीन में क्या डिफरेंस है बेटा, ये आप ध्यान दीजिएगा। जो अमाइड होता है वो क्या होता है, RCONH2, और जो अमीन होता है बेटा वो क्या होता है, RNH2। तो बस आपको यहाँ क्या ध्यान देना है कि जो अमाइड है, अमाइड में एक R किससे जुड़ा है भाई, CO से। यहाँ R किससे जुड़ गया, NH2 से।
जब इससे हम अमीन बनाते हैं तो ये जो CO है ये निकल जाता है। अगर ये जब निकलता है बेटा तो एक कार्बन जो पहले पेरेंट चेन है उसमें से क्या हो रहा है, डिफिसिट हो रहा है, कमी हो रही है। तो ये बात कहा जा रहा है कि जो हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं ये क्या हो जाते हैं, पेरेंट चेन से एक कम हो जाते हैं। ये बात क्लियर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होता है बच्चा, द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफैटिक अमीन्स इज। एलिफैटिक अमीन का जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, यहाँ पे आपको समझना। फर्स्ट पॉइंट में एलिफैटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। कहा यह जा रहा है कि जो एलिफैटिक अमीन होता है वो किससे ज़्यादा बेसिक होता है, अमोनिया से। यानी अमोनिया इज मोर एसिडिक इन रिस्पेक्ट टू एलिफैटिक अमीन्स। ये बात क्लियर है। सेकेंड वन पॉइंट में कहा क्या जा रहा है, इन एक्वस सोल्यूशन मीडियम द ऑर्डर इज 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री एंड 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। कहा यह जा रहा है कि भाई ये जनरली क्या होंगे कि अगर एक्वस मीडियम में डाल दिया जाए, एक्वस सोल्यूशन में रख दिया जाए तो उसमें जो 2 डिग्री होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, 1 डिग्री से, और 1 डिग्री किससे ज़्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री से। ये बात क्लियर। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट में जो कहा जा रहा है यानी थर्ड पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि इन नॉन एक्वस सोल्यूशन और गैसियस मीडियम द ऑर्डर इज 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। कहा यह जा रहा है बेटा कि अगर नॉन एक्वस सोल्यूशन है या गैसियस सोल्यूशन है तो उसमें जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 3 डिग्री का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है किससे, 2 डिग्री से, और 2 डिग्री का किससे ज़्यादा होता है, 1 डिग्री से। ये बात क्लियर रहेगी। अब नेक्स्ट आपको क्या समझना होता है बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक एमीन। अब जो एरोमेटिक एमीन होते हैं बेटा इनमें बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है कि किसमें कितना होगा या किसमें ज़्यादा होगा। तो बेटा आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें पहले पॉइंट में क्या दिया है, एरोमेटिक एमीन्स आर वीकर बेस देन अमोनिया। कहा यह जा रहा है कि जो एरोमेटिक एमीन है ये अमोनिया से क्या होते हैं, वीकर बेस होते हैं। यानी एरोमेटिक एमीन्स आर जनरली वीकर इन नेचर। ये बात क्लियर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल या जो फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके थ्रू इनको आप समझ सकते हैं तो उनमें क्या क्या होते हैं। अब बच्चा जैसे मेथिल ग्रुप है, या आप देख सकते हो यहाँ पे बेटा ईस्टर है, अमीन है, इन सब के रिस्पेक्ट में जब भी हम बात करते हैं तो ये क्या होता है कि इनमें जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वैसे ये क्या करता है, घटता चला जाता है। ये बात क्लियर रहेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या समझ सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ Kb और Pkb। कहा यह जा रहा है कि जो बेसिक अमीन है इसके नेचर को, इसके स्ट्रेंथ को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, इसको हम इंडिकेट करते हैं Kb और Pkb। अब बच्चा आपने पढ़ा होगा एसिड बेस सॉल्ट, एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या पढ़ते हो कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है उसे हम किससे इंडिकेट करते हैं भाई, Pka से, और जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है उसे किससे इंडिकेट करते हैं, Pkb से। तो इसी कॉन्सेप्ट पर ये मिला कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसे हम किससे इंडिकेट करेंगे, Kb और Pkb। ये बात क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय हिंजबर्ग टेस्ट। कहा यह जा रहा है कि जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स है बेटा उन्हें हम किससे अलग कर सकते हैं, तो उन्हें अलग कर सकते हैं हिंजबर्ग टेस्ट से। किससे अलग कर सकते हैं, हिंजबर्ग टेस्ट। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा यहाँ पे कहा जा रहा है कि हिंजबर्ग रिएजेंट जो होता है, क्या है, हिंजबर्ग रिएजेंट वो क्या होता है, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड। क्या होता है, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड। अब बच्चा बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड का जब ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होता है कि भाई बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड, तो बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5 SO2Cl। क्या होता है, C6H5 SO2Cl। ये बात क्लियर रहेगा।
अब बेटा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या समझना है कि 3 डिग्री अमीन्स लाइक ट्राइमेथिल एमीन आर यूज्ड एज इंसेक्ट अट्रैक्टेंट्स। यानी जो 3 डिग्री अमीन होता है बच्चा, उसे हम किसके तौर पे यूज करते हैं? एसिड अट्रैक्टेंट के तौर पर। किसके तौर पर? एसिड अट्रैक्टेंट। ये बात क्लियर रहेगा। अब नेक्स्ट आपको क्या समझना होता है कि डाइएजोनियम साल्ट्स आर रिप्रेजेंट बाय द जनरल फार्मूला ऑफ AR डबल N होता है बेटा, या N2 आप लिख सकते हो, N2X। क्या होता है? ArN2X। अगर बेटा इसके थ्रू अगर ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो आप इसमें क्या समझ सकते हैं कि भाई ये जो रिएक्शन होता है इनमें क्या होता है, जब भी हम इसके रिएक्शन कराते हैं तो अगर N2 है तो ये किसके फॉर्म में निकल जाता है? डाई नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में। ये बात क्लियर रहेगा। अब यहाँ पे बेटा आपको क्या समझना होता है? स्ट्रक्चर ऑफ अमीन। तो जो अमीन का स्ट्रक्चर होता है वो पिरामिडल होता है या टेट्राहीड्रल का स्ट्रक्चर आप कह सकते हो। क्या होता है? टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। अब बेटा जो टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होता है इसकी ये हम बात करें तो इनमें क्या होता है कि जनरली जो रिएक्शन पॉसिबल होते हैं वो क्या होते हैं कि भाई किसी भी स्टेप को क्या करते हैं? फ्लक्चुएट कराते हैं, और ये क्या करते हैं? जनरली 109.8 डिग्री का क्या शो कराते हैं? एंगल शो कराते हैं। ये बात क्लियर रहेगी। अब बच्चा जो एलिफैटिक अमीन होता है, एलिफैटिक अमीन, इसे हम लोग और क्या कहते हैं? अमीनो अमीन। क्या बोलते हैं बेटा? अमीनो अमीन। ये बात क्लियर रहेगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अमीनो अमीन क्या होते हैं तो वो क्या होते हैं? एलिफैटिक अमीन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एलिफैटिक अमीन। अब यहाँ पे कुछ एलिफैटिक अमीन में और नॉर्मल अमोनिया में जब देखा जा रहा कि कौन बेसिक ज़्यादा होगा, तो आपको याद रखना है कि जो एलिफैटिक अमीन होता है वो ज़्यादा बेसिक होते हैं इन रेस्पेक्ट टू अमोनिया। ये बात क्लियर रहेगी। अब बच्चा जो एनिलीन है वो क्या होता है? लेस बेसिक होता है। किससे? अमोनिया से। यानी एरोमेटिक अमीन क्या होता है? लेस बेसिक होता है। किससे? अमोनिया से। ये बात क्लियर रहेगा। अब यहाँ पे बेटा नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया जा रहा है कि कार्बिल अमीन टेस्ट ओनली गिव बाय 1 डिग्री अमीन। कहा यह जा रहा है कि जो कार्बिल अमीन टेस्ट है ये केवल कौन देता है? 1 डिग्री अमीन देता है। क्या देता है? 1 डिग्री अमीन। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या है कि मैनिक रिएक्शन इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ कीटोन विथ फॉर्मल्डिहाइड एंड अमोनिया। अब बच्चा जो मैनिक रिएजेंट होता है, मैनिक रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है बेटा? इसमें होता यह है कि यह रिएक्शन कब इन्वॉल्व करती है? जब किससे अटैच होता है? ये फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया। कौन अटैच होता है? फॉर्मल्डिहाइड एंड अमोनिया। अब बेटा जब फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया अटैच हो जाता है तो इसी को हम लोग किस में समझते हैं? मैनिक रिएक्शन में। किस में समझते हैं? मैनिक रिएक्शन। अब बेटा ये जो मैनिक रिएक्शन होता है अगर हम इसकी बात करें तो मैनिक रिएक्शन जनरली क्या करता है कि ये मैनिक बेस बनाता है। क्या बनाता है? मैनिक बेस। अब बेटा जो मैनिक बेस होता है इसमें किसके किसके कैरेक्टर रहते हैं? एल्डिहाइड के और अमीन के। किसके रहते हैं? एल्डिहाइड एंड अमीन। ये बात क्लियर रहेगी बेटा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है कि 1 डिग्री अमीन गिव इफरवेंस विथ नाइट्रिक एसिड। यानी कहा यह जा रहा है कि जो 1 डिग्री अमीन है ये क्या करता है? इफरेंस शो कराता है। किससे? नाइट्रिक एसिड के साथ। ये बात क्लियर रहेगी। अब नेक्स्ट आपका क्या ध्यान देना है कि अमीन ग्रुप इज एनिलीन इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टली। यानी अगर हम एरोमेटिक अमीन की बात करते हैं तो ये एनिलीन क्या करता है? आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। एसिटिलेशन ऑफ aniline is done before subjecting it to nitration or halogenation। अब जो एसाइलेशन होता है एनिलीन का वो कब होता है बच्चा? नाइट्रेशन में और हेलोजिनेशन में। ये बात क्लियर रहेगा। नेक्स्ट वन आपको क्या समझना होता है? एलिफैटिक डाइएजोनियम साल्ट्स आर वेरी अनस्टेबल एंड डू नॉट एग्जिस्ट व्हाइल एरोमेटिक साल्ट्स आर रिलेटिवली स्टेबल। कहा यह जा रहा है कि जो एलिफैटिक डाइएजोनियम साल्ट होता है वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं,
वो एरोमेटिक सॉल्ट या रिलेटिव सॉल्ट में स्टेबल नहीं होते। अब बेटा इनमें क्या समझना है कि दीज सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1 डिग्री एरिल अमीन, यानी ये सॉल्ट किससे बनाए जाते हैं, 1 डिग्री एरिल अमीन से बनाए जाते हैं। और जो कि कौन सा रिएक्शन कहलाता है बच्चा, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या कहलाता है, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। अब बच्चा जो डाईएजोटाइज सॉल्ट होता है यानी डाईएजोनियम सॉल्ट होता है आर यूज टू प्रिपेयर अ वेराइटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, यानी जो डाईएजोनियम सॉल्ट होता है इसका बहुत ही ज़्यादा यूज हम लोग किस में करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्मेशन में। और बच्चा इनमें जनरली क्या होता है कि जब हम इनकी बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, एल्किल साइनाइड जो होता है वो उसके पास क्या होता है, प्लीजेंट ऑडर होता है, लेकिन एल्किल आइसोसाइनाइड के पास क्या होता है, अनप्लीजेंट स्मेल। यानी एल्किल साइनाइड क्या करता है, अच्छी सी एक खुशबू देता है, जबकि एल्किल आइसोसाइनाइड क्या करता है, एक बदबू देता है या बैड स्मेल आप कहते हो। ये बात क्लियर है। अब बच्चा एल्किल आइसोसाइनाइड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ आइसोमेरिक एल्किल साइनाइड। कहा यह जा रहा है कि एल्किल आइसोसाइनाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कम होता है। किसके रिस्पेक्ट में कम होता है, एल्किल साइनाइड के रिस्पेक्ट में। यह बात क्लियर रहेगा। और नेक्स्ट क्या है बेटा कि एरिन डाइएजोनियम साल्ट्स आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड एंड रिएक्टिविटी इज ड्यू टू एक्सीलेंट लिविंग एबिलिटी ऑफ डाइएजो ग्रुप एज नाइट्रोजन गैस। कहा यह जा रहा है कि जो डाइएजोनियम सॉल्ट है ना बेटा उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिविटी होती है। रिएक्टिविटी क्यों होती है, क्योंकि ये जब किसी भी रिएक्शन में जाते हैं तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को लिबरेट कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस को छोड़ देते हैं। और बच्चा जब ये नाइट्रोजन गैस को छोड़ देते हैं तो इसीलिए ये क्या करते हैं, बहुत ही रिएक्टिविटी को शो कराते हैं। अब बेटा यहाँ पे अब आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनके बारे में समझना है और इनको आपको लिख के रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। अब बेटा जो जैसे पहला है राइट आईपीएसी नेम ऑफ CH3NC, तो बच्चा CH3 से क्या हो गया, मेथिल, और NC से आइसोसाइनाइड। लेकिन बेटा जब हम NC की बात करते हैं तो ये किस में आते हैं, कार्बिल अमीन में, तो इसीलिए इसका नाम क्या बनेगा, मीथेन कार्बिल अमीन। अब बेटा यहाँ पे सेकंड में क्या है, कन्वर्ट M डाइनाइट्रोबेंजीन टू M नाइट्रोएनिलीन। अब बच्चा ये कन्वर्जन रिएक्शन है, कन्वर्जन रिएक्शन में डाइनाइट्रोबेंजीन की को किस में कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्रोएनिलीन में। ये बात क्लियर। थर्ड वन में क्या है, ड्राई स्ट्रक्चर ऑफ TNT एंड एक्सप्लोजिव। TNT का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। आप एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा बेटा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा नेक्स्ट वन में क्या है, राइट आईपीएसी नेम ऑफ CH3 एंड CH3C CH3C2H5 CH2CH3। अब जब बेटा इसकी नेमिंग करते हैं तो क्या होता है कि 3N मेथिल NN डाइमेथिल पेंटामीन। ये बात क्लियर रहेगी। अब बच्चा ऐसे ही आप देख सकते हैं कि एक एक क्वेश्चन का आंसर भी हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे दिया है व्हाट इज हिंजबर्ग रिएजेंट। बेटा मैंने क्या बताया था हिंजबर्ग रिएजेंट का, बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड। आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। वाई एनिलीन डिजॉल्व इन HCl। एनिलीन HCl में क्यों डिजॉल्व होता है, तो बच्चा आपको याद रखना है क्योंकि ये क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, और जो बेसिक नेचर होता है वो डिजॉल्व होकर क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चा, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एमीन। अब बेटा प्राइमरी एमीन को आप टेस्ट कैसे कर सकते हो, तो बेटा मैंने आपको बता दिया कार्बिल एमीन टेस्ट। कार्बिल अमीन टेस्ट से जैसे ही आप करते हो तो वैसे ही आपको पता चलता है कि इसमें कौन सा अमीन है, प्राइमरी अमीन। नेक्स्ट वन क्या है, व्हाट इज वेपर फेज नाइट्रेशन। वेपर फेज नाइट्रेशन क्या है, यानी ऐसा कंडीशन जिसमें जो सब्सटेंसेस हैं वो किस कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वेपराइजेशन को। तो बच्चा ये कब होता है, हाई टेम्परेचर पे होता है, और किसके नाइट्रेशन की वजह से होता है, मीथेन के नाइट्रेशन की वजह से। अब नेक्स्ट आपका क्या है बच्चा, राइट वन यूज ऑफ डोपामीन एंड एट्रोपिन एल्कलॉइड। अब बच्चा जो डोपामीन होता है ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और एट्रोपिन एल्कलॉइड क्या होता है, 0.1% सोल्यूबल ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन। अब बच्चा न्यूरोट्रांसमीटर
यानी डोपामीन जो होता है बेटा, ये क्या करता है, हमारे जो सेंसेशन है इसको इफेक्ट करता है। इसीलिए बच्चा आपने सुना होगा जैसे किसी भी स्पोर्ट्स में डोपिंग टेस्ट होता है, तो जो डोपिंग टेस्ट होता है वो किस केमिकल की वजह से होता है, डोपामीन की वजह से। ये क्या करता है, हमारे न्यूरॉन को एक ट्रांसमिशन स्टेट में ला देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कुछ स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो खेल में अपना बेस्ट देने के लिए क्या करते हैं, एक्सेसिव ट्रांसमीटर यूज कर लेते हैं, और वो एक्सेसिव ट्रांसमीटर ही क्या कहलाता है, डोपिंग। और इसीलिए इस केमिकल को क्या कहा जाता है, डोपामीन। नेक्स्ट में क्या है बेटा, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज नॉट कैरिड आउट, यानी डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं होता एनिलीन का, ऐसा क्यों? तो बच्चा ऐसा इसलिए होता है कि जो नाइट्रेशन होता है इसमें क्या होता है, जो बेंजीन रिंग होती है इसमें ये जनरली क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज होने की वजह से ये क्या नहीं बना पाते, नाइट्रेशन रिएक्शन को बहुत ही आसानी से नहीं कर पाते। अब बेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भाई एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज फॉलोइंग विच विल रिएक्ट विथ, बेटा कीटोन से है, एसीटोन से, एसीटोन किससे रिएक्ट कर रहा है, साइनाइड से, तो क्या नहीं देगा, तो आपको याद रख लेना है क्या नहीं देगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन होने चाहिए, अब ऑप्शन एक 1 2 करके नहीं दिया है, तो आप याद रखेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ, ये दोनों आपको याद रखने हैं। अब बेटा यहाँ पे क्या है, हाउ विल यू गिव एक्सप्रेशन ऑफ के बी, अब के बी का एक्सप्रेशन आपको देना है। अब बेटा यहाँ पे ये आपको याद रखना है क्योंकि ये कन्वर्जन रिएक्शन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन, एनिलीन के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये क्या बनाता है, तो आपको याद रखना है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, क्या बनाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब बच्चा आप देख सकते हैं राइट अ केमिकल इक्वेशन टू इलिस्ट्रेट द अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस प्रोसेस को बताना है। अब नेक्स्ट क्या है बच्चा, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पैराटोलुइन, पैराटोलुइन का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। अब बच्चा प्रिपेयर आर कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन, अब ये कौन सा रिएक्शन है बेटा, कन्वर्जन रिएक्शन। अब आप ऐसे ही देख सकते हैं कई रिएक्शन हमने कन्वर्जन में भी दिए हैं, राइट। एक जो आइसोमेरिक एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट अमीन, तो कौन कौन सा हो सकता है, चेन पोजीशन, मेटामेरिज्म एंड फंक्शनल। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन, यानी इसमें आपको बताना है कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है। तो बच्चा मैंने एक चीज़ बताया है, जहाँ यन जुड़ा है, अगर यन के साथ 2 एच है तो क्या होगा 1 डिग्री, अगर यन के साथ 2 आर ग्रुप है या एक एच ग्रुप है तो वो क्या होगा 2 डिग्री, अगर एक भी एच नहीं जुड़ा है तो वो क्या होगा 3 डिग्री। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्या है 1 डिग्री, दूसरा क्या है 3 डिग्री, तीसरा क्या है 1 डिग्री और चौथा क्या है 2 डिग्री। अब बेटा यहाँ पे क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के। अब यहाँ पे आपको एसिड बेस रिएक्शन और इसके प्रोडक्ट बताने हैं, तो आप बेटा एक एक रिएक्शन को याद से इन सब का क्या आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बेटा ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कन्वर्जन रिएक्शन में कि 3 मेथिल एनिलीन से 3 नाइट्रोटोलुइन कैसे बनाते हैं, तो बेटा एनिलीन से 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे फिर कन्वर्जन आप देख सकते हैं कि प्रोपेनोइक एसिड से एथेनोइक एसिड, नाइट्रोमीथेन से डाईमेथिल एनिलीन, रादर स्ट्रक्चर ऑफ, हाँ। अब बेटा आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के हमने रिएक्शन दिए हैं, के भी दिया है, इन सबको आप क्या कर लेंगे कि इन सबको आप एक एक क्वेश्चन का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बेटा आप एक एक क्वेश्चन को बड़े आराम से सोच समझकर और इनको याद कर लेंगे, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में जाते हो तो यहाँ पे आपको एक एक चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब करना होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कपलिंग रिएक्शन, अमोनोलिसिस, इन सब के बारे में भी बड़े अच्छे से आपको समझाया गया है ताकि आप आसानी से कर सकें। अब यहाँ देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन, इनसे लिया गया है, तो क्या होता है जब ऐसे करके आता है। हाउ वुड यू प्रिपेयर, आप कैसे बनाएंगे।
राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट इन ईच केस, सभी केस का प्रोडक्ट आपको बनाना है। तो बेटा आप यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को बड़े आसानी से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको हर एक ऑर्डर इन सब के बारे में बात करनी है। तो एक एक क्वेश्चन को आप बड़े आराम से सोच समझ कर कौन कैसे है इन सब के बारे में आपको समझना है। और सारे क्वेश्चन का आपको क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट, क्योंकि बेटा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट का टॉपिक है, जिसका मतलब ही है कि आपके बोर्ड को एकदम प्रिपेयर करके जाना है कि आप किसी भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आ जाए तो आप किसी भी क्वेश्चन को अपने बोर्ड पे एग्ज़ाम में आसानी से लिख सकें। क्योंकि बच्चा ये बोर्ड एग्ज़ाम में जब आप जाते हो तो जो अमीन है इससे 101% 7 मार्क्स आते हैं। तो ये जो 7 मार्क्स आ रहे हैं तो बेटा इनको आपको क्या समझना होता है कि आसानी से करना होता है। अब आप यहाँ पे अमोनोलिसिस, हाफमैन ब्रोमामाइड, कपलिंग, इन सारे रिएक्शन के बारे में भी समझ सकते हैं। और मैंने इसीलिए कन्वर्जन रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन, इन सब को बड़े आराम से एक एक क्वेश्चन को दिया है, ताकि आप आसानी से एक एक क्वेश्चन को क्या कर सके, कैरी कर सके। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा यहाँ पे मैंने इसीलिए क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया है कि अगर बेटा आपको क्वेश्चन के बाद आंसर नहीं समझ में आता तो आप कैसे करेंगे, इन सब के बारे में समझना है। अब आप देख सकते हैं बेटा कि जो कन्वर्जन रिएक्शन है इसमें कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कन्वर्ट होने के बाद कौन कौन से स्टेप फॉलो हो रहा है इसके बारे में भी आपको मैंने एक अलग से क्वेश्चन बना दिया, ताकि आप एक अलग तरीके से ही इन सारे टॉपिक्स को समझ सकें। अब यहाँ पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं जो कि बच्चा एनसीईआरटी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, यानी सीबीएसई बोर्ड के लिए। लेकिन यूपी बोर्ड या किसी अदर स्टेट बोर्ड के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक तो नहीं होते। लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बेटा आपको सीबीएसई बोर्ड में इसको बड़े ही आराम से, बड़े ही ध्यान से देना होता है। ठीक है, तो बेटा आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।